आ गया बेटा। खेत में आज तो बहुत तेज धूप थी। अजीमा आ अजीमा आ गया। धूप तो सच में बहुत तेज थी। ज्योति, जरा एक गिलास ठंडा पानी तो दे दो। बहुत तेज से प्यास लग रही है। जी अभी लाई। ऐसा कहकर ज्योति गजोधर के लिए पानी लेकर आ जाती है। जी ये लीजिए। जैसे ही गजोधर उस पानी को पीता है तो वो पानी उसके गर्दन से नहीं उतरती, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। आकाश, ज्योति, इतना गर्म पानी बिल्कुल पीना पिए ले नहीं जा रहा है। अब मुझे तो बहुत जोर से प्यास लगी है। जी वो असल में हमारा मटका खराब हो गया है और वही आपका काम भी ठीक से नहीं चल रहा, तो नया मटका कहाँ से आएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि घर में सिलाई करके 2 पैसे कमा पाऊँ। अरे बहू, जाने दे अभी इन बातों को। तू एक काम कर, मेरी बहन के घर चली जा। वहाँ उसकी छोटी बहू होगी, उससे तू बर्फ मांग कर लिया। जी माँ जी। ऐसा कहकर ज्योति अपनी सास की छोटी बहन के यहाँ चली जाती है। असल में दामिनी का परिवार बड़ा ही गरीब था। दामिनी की सास की छोटी बहन मधुबाला बड़ी ही अमीर और उसकी भी एक बहू थी जिसका नाम मेघा था। मेघा के ससुराल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कुछ देर बाद ज्योति उनके घर पहुंच जाती है और आवाज लगाती है। मेघा बहन, मेघा बहन, कहाँ हो? ज्योति दीदी, मैं अपने कमरे में हूँ, आप कमरे में ही आ जाइए। मेघा के इस तरह बुलाने पर ज्योति कमरे के अंदर चली जाती है, जहां मेघा ने अपने बहुत सारे एक्सपेंसिव ड्रेस और ज्वेलरी रखे हुए थे। थैंक गॉड ज्योति दीदी, आप आ गई। कब से मैं परेशान हो रही थी। दरअसल मुझे किटी पार्टी में जाना था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं। एक्चुअली मेरे पास इतने ज्यादा ऑप्शन जो थे, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं कपड़े चूज करने में? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेघा। मेरी बात मानो तो तुम ये रेड वाली ड्रेस ट्राई करो, ये तुम पर वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। थैंक यू दीदी। ओ सॉरी दीदी, मैं ये तो पूछना भूल ही गई कि आप यहाँ क्या करने आई हो। वो दरअसल मुझे बर्फ चाहिए था। गजोधर जी अभी खेत से आए हैं ना, और मटका भी पानी ठंडा नहीं कर रहा, तो इसी वजह से मैं यहाँ बर्फ लेने आई थी। अच्छा ये बात है, ठीक है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी दीदी, कि ऐसे मांगने से तो अच्छा है कि आप अपने घर में एक फ्रिज ही ले आए। वो क्या है ना, ऐसे किसी के घर पर आना, बर्फ मांगना सही नहीं लगता होगा। वैसे ये भी आपका ही घर है, लेकिन मैं तो बस आपकी खातिर ही कह रही थी कि आसपास के लोग गलत ना समझ लें। ज्योति ये बहुत ही अच्छे से समझ जाती है कि उसकी देवरानी उसे अपनी अमीरी के ताने मार रही है, लेकिन वो मेघा की इन कड़वी बातों को पी जाती है और बर्फ लेकर अपने घर आ जाती है। क्या हुआ बहू, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मेघा बहू ने कुछ कहा था क्या? हाँ माँ जी, वही अमीर गरीब के ताने। खैर आप जाने दीजिए। बहू, ये मेरी ही गलती है कि मैंने तुझे वहां भेजा। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस बात को इतना दिल पर मत लीजिए। मुझे मेघा का स्वभाव अच्छे से पता है। माँ जी, मेरे पास एक तरकीब है। मुझे सिलाई करनी अच्छी खासी आती है और 2-4 कस्टमर भी जुड़े हुए हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना घर के बाहर एक बोर्ड लगा दूं, ताकि इससे ग्राहक ज्यादा से ज्यादा आए। हाँ बहू, तरकीब तो काफी अच्छी है। तेरी सिलाई लोगों को पसंद भी आती है। ठीक है, तू एक बोर्ड लगा ले। इस तरह दामिनी अपनी बहू को बोर्ड लगाने का परमिशन दे देती है, जिसके बाद ज्योति खाना बनाकर अपनी सास और अपने पति को खिलाती है और बर्फ का ठंडा पानी भी पीने को दे देती है। आहा, अब मजा आ गया। इस गर्मी में ठंडा पानी पीकर इसमें एकदम आत्मा तृप्त हो जाती है। बहुत मजा आया जी। इसके बाद पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है और अगली सुबह गजोधर अपने खेत पर चला जाता है और वहीं ज्योति अपनी सास दामिनी के साथ मिलकर घर के बाहर एक बोर्ड लगाती है। अब माँ जी, ये सही है, सबसे सस्ते में डिजाइनिंग कपड़े सिलवाएं। हाँ बहू, अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो ग्राहक ज्यादा से ज्यादा आने लगेंगे। ऐसा कहकर ज्योति घर के अंदर जाकर सिलाई करने लगती है और कुछ ही समय में उसके घर के अंदर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है।
ज्योति बहन, मैं आपको जानती हूँ। आपसे मैंने कपड़े भी सिलवाए हैं। आप ये मेरा लहंगा सिल दीजिएगा, मुझे एक शादी में जाना है। बाकी जितने भी पैसे होंगे आप मुझे बता दीजिएगा। ये लीजिए 300 रुपए एडवांस। जी भोली बहन, आपका क्या है सुमन बहन? ओ हमारी बिटिया अब 6वीं कक्षा में आ गई है, उसके लिए ड्रेस बनवाना था। जी बन जाएगा, आप माँ जी को कपड़े दे दीजिए। जी जैसा आप कहें। और ये लीजिए 200 रुपए, बाकी मैं बाद में कपड़े ले जाते समय दे दूंगी। ऐसे ही बारी बारी से बाकी औरतें भी कपड़े और पैसे देकर चली जाती हैं और ज्योति अपनी पूरी जी जान लगाकर उनके कपड़े सिलती है। उसके द्वारा सिले गए कपड़े लोगों को बहुत पसंद आते हैं और वो दूसरों को भी बताते हैं। ऐसे ही पूरा दिन ज्योति का काम बहुत अच्छे से चलता है और उसके बाद वो शाम को नया मटका लेकर आ जाती है और रात में सभी को खाना परोसती है और ठंडा ठंडा पानी भी देती है। अरे ई का ज्योति, आज भी तुम मौसी के घर से बर्फ लेकर आई हो है ना? तभी तो पानी बहुत ठंडा है। नहीं जी, अरे बेटा, ज्योति बहू ने अपनी मेहनत से एक नया मटका खरीदा है, ये उसी का ठंडा पानी है। बेचारी दिन भर सिलाई मशीन पर बैठी रहती है, उसके बाद घर का काम भी करती है। मैं तो बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे ज्योति जैसी बहू मिली है। नहीं माँ जी, खुश नसीब तो मैं हूँ जो मुझे आप जैसा परिवार मिला। ऐसे ही सब लोग हंसी खुशी खाते पीते हैं और फिर सो जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और ज्योति का सिलाई का काम जोरों शोरों से चलता है। उसकी मौसी सास भी उससे कपड़े सिलवाती है और काफी खुश होती हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है जहां मधुबाला अपनी बहू से कहती है, देख बहू, मैंने तो अपनी सालगिरह के लिए ज्योति बहू से कपड़े सिलवा लिए हैं। मैं तो कहूंगी कि तू भी उसी से कपड़े सिलवा ले, एक से बढ़ के एक डिजाइनिंग कपड़े सिलती है। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप अपना स्टैंडर्ड भूल गई हैं? उस फटीचर ज्योति से मैं मेघा अपने कपड़े सिलवाऊंगी? अरे जाने भी दीजिए। आपको पता है ना कि आपकी पार्टी में एक से बढ़ के एक बड़े लोग आएंगे। देखिए, मैं अपने और आपके लिए ऑनलाइन एक बढ़िया सा ड्रेस ऑर्डर करूंगी, आप और मैं वही पहनेंगे। ध्यान रखिएगा, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए हमारी। पर बहू एक बात देख तो ले। माँ जी, कभी तो आप मेरी बातों को मान लिया कीजिए। ठीक है बहू, ठीक है, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। भला तेरे से कोई जीत सकता है? इस तरह मेघा अपनी बात मनवा ही लेती है और अपनी सास, अपने ससुर और अपने लिए ऑनलाइन एक्सपेंसिव ड्रेस ऑर्डर करती है। और वहीं अगले दिन मधुबाला अपनी बड़ी बहू दामिनी के घर जाती है। दामिनी दीदी, ज्योति बहू, आप सभी को मेरे सालगिरह में जरूर आना है। 2 दिन बाद मेरी और हर्ष जी की एनिवर्सरी है, भूलिएगा नहीं। नहीं बहन, हम बिल्कुल आएंगे। हाँ मौसी जी, आप फिक्र मत कीजिए। आप देखिएगा कि मैं इस बार क्या करती हूँ, और आपके लिए मैं एक ऐसा ड्रेस तैयार करूंगी कि देखने वाले लोग देखते ही रह जाएंगे। ठीक है बहू। ऐसा कहकर मधुबाला वहां से चली जाती है और वहीं ज्योति अपनी मौसी सास की एनिवर्सरी के लिए अपनी सास और मौसी सास के लिए कपड़े सिलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ, माँ जी, क्या जरूरत थी उन फटीचर लोगों को इनवाइट करने की? अरे आपके पार्टी में वो ढंग के कपड़े भी पहन के नहीं आएंगे। बहू, तू जरा मुंह संभाल कर बोला कर, वो तेरी जेठानी है। आइंदा से तेरे मुंह पर ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। और एक बात, वो ऐसे कपड़े तैयार करेगी कि तेरा भी मुंह खुला का खुला रह जाएगा। देखियो, देखते हैं माँ जी। वहीं दूसरी तरफ, अरे भगवान, रात के 3 बज रहे हैं, अब तो ये सिलाई मशीन बंद कर दो। नहीं गजोधर जी, अभी बहुत सिलना बाकी है, आप सो जाइए, मैं ठीक हूँ। जैसा तुम कहो भाग्यवान। ऐसा कहकर गजोधर दोबारा से सो जाता है। वहीं ज्योति पूरी रात अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर ड्रेसेस को तैयार करती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। बहू, तूने पूरी रात सिलाई की है, थोड़ी तबीयत का भी ध्यान रख। माँ जी, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। आपको तो पता है कि हमें अच्छे कपड़े पहनकर जाना होगा। वहाँ आखिर मौसी जी की इज्जत का भी तो सवाल है। खैर छोड़िए आप इन बातों को, आप मुंह धो लीजिए, मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। ठीक है बहू।
इसके बाद ज्योति अपनी सास को नाश्ता देकर फिर से अपनी सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और अब खुद के लिए ड्रेस को तैयार करने लगती है। सुबह से लेकर रात तक वो सिलाई मशीन पर अपनी ड्रेस को तैयार करने में लगी रहती है और फाइनली वो अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस बना लेती है। ड्रेस तो काफी अच्छी लग रही है, लेकिन ये तुमने किन चीजों से बनाया है? जी, ये मैंने कुछ पुराने कपड़े और ग्राहकों के कपड़े के टुकड़े से मिलाकर इन ड्रेस को तैयार किया है। कैसा लग रहा है ये? अब बिल्कुल मस्त, तुम्हारे आगे कौनो टिक नहीं सकता है। अच्छा, अब जल्दी करो, हमें मौसी के घर भी तो जाना है। जी ठीक है। इसके बाद ज्योति, उसकी सास और गजोधर तैयार होकर मधुबाला के एनिवर्सरी पार्टी में जाते हैं। वहाँ बहुत सारे अमीर लोग आए हुए होते हैं। या सुमन, ये बहुत ही महंगा ड्रेस है, यू नो इट। अरे मेघा, ये छोड़ो, वो देखो तुम्हारी जेठानी ने क्या मस्त ड्रेस पहना हुआ है। हाँ सच में यार, ऐसा लग रहा है जैसे मनीष मल्होत्रा से भी किसी बड़े डिजाइनर ने इसे तैयार किया हो। ज्योति बहू, दामिनी दीदी, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति बहू, तुम सच में बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू माँ जी, ये लीजिए आपका गिफ्ट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हो मधुबाला हर्ष जी, आप दोनों को एनिवर्सरी का। उस पूरे पार्टी में बस ज्योति की ही चारों ओर बातें हो रही थी। तभी एक बहुत बड़ा कपड़ों का डिजाइनर ज्योति से कहता है, देखिए ज्योति जी, मुझे आपका ये जो यूनिक ड्रेस है ये बहुत पसंद आया। आप मुझे बताएंगे कि आपने ये इससे कैसे तैयार किया है? जी जी, इसे मैंने बचे हुए पुराने कपड़े से बनाया है। वाह, तो नाइस। क्या आप मेरे शोरूम के लिए काम करेंगी? इसी डिजाइन के मुझे 10 पीस चाहिए होंगे। अगर आपको ये मेरा ऑफर पसंद आए तो ये रहा आपका 3 लाख का चेक। माँ जी, मासी जी, क्या कहूँ मैं? अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है। हाँ, ऐसे आते हुए लक्ष्मी को इनकार नहीं करते। इस तरह अपने दोनों सास की आज्ञा लेकर ज्योति यश के उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। ये सारा नजारा देखकर मेघा अंदर से जलने लगती है और वो पार्टी छोड़कर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद मधुबाला और हर्ष मिलकर अपनी एनिवर्सरी के केक को कट करते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं। वहीं अगली सुबह से ज्योति अपने कॉन्ट्रैक्ट के काम पर लग जाती है और सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगती है। इस तरह से वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। मैं भी देखती हूँ कि मेरे होते हुए तुम मेरे पति को कैसे यहाँ से लेकर जाती हो। हाय हाय, ये लड़की किन्नर को अपना पति बता रही है। अरे तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है क्या? ऐसा करते हुए भला ये कैसी जोड़ी हुई? मैं आप सभी को बता दूं कि ये मेरे पति हैं और मैं इनकी धर्म पत्नी। आप इनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरे हम भी देखते हैं कि तू हमें कैसे रोकती है। आखिर क्यों मेघा अपने पति के लिए पूरी दुनिया से लड़ रही थी? सभी ऐसा क्यों कह रहे थे कि वो एक किन्नर है? दरअसल ये कहानी 25 साल पहले शुरू हुई थी, जहां ममता सालों बाद गर्भवती हुई थी। वो अपनी सास और पति आलोक के साथ रहती थी। माँ जी, पता नहीं क्यों मुझे अचानक से बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे बेटा जा, जल्दी गांव से डॉक्टर आइन को बुला कर ला। बहू की डिलीवरी का समय हो गया है लगता है। जी माँ, मैं अभी जाता हूँ। ऐसा कहकर आलोक जल्दी से एक लेडी डॉक्टर को अपने साथ लेकर आता है। आलोक और उसकी माँ घर के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं कि कुछ देर बाद वो लेडी डॉक्टर घर के बाहर आकर उन्हें बताती है, क्या हुआ? आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? माँ और बच्चा ठीक तो है ना? अब मैं क्या ही बोलूं भूमि बहन। अब अपने पिछले जन्म का कर्म कह लो, पाप कह लो, या इस जन्म का कोई भूल, क्योंकि तुम्हारी बहू ने ना ही बेटी जना है ना ही बेटा। उसने तो एक किन्नर को जन्म दिया है। अरे ये क्या, तुम क्या बोल रही हो? मेरी बहू ने किन्नर को जन्म दिया है? सत्यानाश हो इसका। इतने सालों बाद जन्म दिया तो भी एक किन्नर को। अब हमारी इज्जत का क्या होगा माँ? जब पूरे गांव में ये बात आग की तरफ फैल जाएगी, हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। गांव वाले मुझे किन्नर का बाप कहेंगे। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं अभी इस पाप को अपने हाथों से गला घोटकर मार दूंगा। वो लेडी डॉक्टर वहां से चली जाती है और आलोक गुस्से में निर्मला के पास जाता है और उस बच्चे का गला दबाने लगता है। नहीं नहीं आलोक जी, ऐसा मत कीजिए।
ये जैसा भी है, जो भी है, बदनसीब मेरी औलाद है। इसमें हमारे ही खून बह रहा है। इसे मैंने जन्म दिया है। इसे मत मारो, इसकी जान बख्श दो। बेटा छोड़ दे इस नाश पिटी को। इस पाप के साथ तू मेरे साथ है। ऐसा कहकर भूमि अपने बेटे को अपने साथ ले जाती है। वहीं निर्मला अपनी सास और पति की बातें सुन लेती है। देख बेटा, अभी इस बच्चे को हाथ लगाया तो पूरे गांव में शोर मच जाएगा। तू एक काम करियो, आज रात के अंधेरे में जब तेरी पत्नी सो रही होगी तब इस किन्नर को ट्रेन की पटरी पर फेंक आइयो। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं अपने बेटे पर इन दरिंदों की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। ऐसा कहकर निर्मला अपने बेटे को लेकर वहां से भाग जाती है और सुंदरवन गांव में जाकर रहने लगती है। निर्मला ने जैसे तैसे मजदूरी करके अपने बेटे श्रवण को पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी कमजोरी पूरी दुनिया से छुपा कर रखी। वो उसी गांव में पढ़ लिख कर टीचर का काम करने लगा। वो गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा इत्यादि और गरीबों की मदद भी करता था। वहीं उसी गांव में मेघा नाम की लड़की भी थी जो श्रवण के नेक दिल और अच्छे स्वभाव के कारण श्रवण को पसंद करती थी। लेकिन श्रवण ऐसा हरगिज नहीं चाहता था कि मेघा उसके करीब भी आए। श्रवण, आखिर मुझ में क्या कमी है जो तुम मुझसे दूर रहते हो? क्या इसके पीछे का कारण ये है कि मैं बाकी शहरी लड़कियों की तरह सुंदर नहीं हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ? लेकिन काश तुमने कभी मुझे समझा होता। मेरे तो दिल पर भी तुम्हारा ही नाम लिखा है। नहीं मेघा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात कुछ और है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। बस भगवान के खातिर तुम्हें मुझे छोड़ना होगा, मुझसे दूर जाना होगा और मुझसे कोई उम्मीद मत रखो तुम। श्रवण की ऐसी बातें सुनकर मेघा काफी दुखी हो जाती है और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब मेघा की शादी मोहन नाम के लड़के से तय हो जाती है। लेकिन शादी के दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। अरे हरगिज नहीं, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम दहेज नहीं लेंगे? अरे मेरा बेटा कोई रास्ते में मिलने वाला आवारा लड़का थोड़ी ना है। जब तक 4 पहिए वाली गाड़ी नहीं आ जाती ये शादी हरगिज नहीं होगी। भानु जी, आप मुझे बस कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। जैसे ही मेरे खेतों की फसल बिकेगी मैं बाकी के रुपए और कार भी आपको दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, बात का काम बाद में ही रह जाता है। और अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपने बेटे को वापस लेकर बारात लेकर जाता हूँ यहाँ से। ऐसा मत कहिए भानु जी, बिन माँ की मेरी बेटी ने बहुत दुख देखे हैं। उसने बस यही तो एक सपना देखा था कि उसका ससुराल अच्छा होगा। अगर आप मेरी इस दहलीज से बारात वापस लेकर चले जाएंगे तो मेरी बेटी से शादी कौन करेगा? भगवान की खातिर ये शादी होने दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। पिताजी, आप मेरे खातिर ऐसे लालची, जलील और बेशरम इंसान के सामने हाथ मत जोड़िए। अरे ऐसे इंसान जाते हैं तो जाने दीजिए। मुझे भी ऐसे लालची और नीच लोगों के घर बहू बनकर नहीं जाना। इससे अच्छी तो मैं कुंवारी ही ठीक हूँ। अरे चल बेटा मोहन, बारात वापस जाएगी अब। अगर इसके बाप ने अभी हमें दहेज दे भी दिया उसके बाद भी शादी नहीं होगी। चल। रुक जाइए मोहन बाबू, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। इस तरह मेघा की बारात वापस लौट जाती है। ये सदमा मेघा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो नदी में जाकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है। तभी उसे अचानक श्रवण नदी में कूदता हुआ देख लेता है और अपनी जान की बाजी लगाकर नदी में कूद जाता है और किसी तरह से मेघा को नदी से बाहर ले आता है। तेरी बिटिया, हे भगवान, क्या करने जा रही थी तू? अगर तुझे कुछ हो जाता तो श्रवण बेटा, आज तुम नहीं होते तो आज मेरी बेटी जिंदा नहीं होती। इस तरह मेघा की जान बच जाती है और अब मेघा के मन में श्रवण के लिए और भी ज्यादा प्यार बढ़ जाता है। अब वो किसी न किसी बहाने से श्रवण के घर जाने लगती है। अरे मेघा बेटी, कैसी हो तुम? घर पर सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ माँ जी, और घर पर भी सब ठीक है। श्रवण कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल मैंने गाजर का हलवा बनाया था, श्रवण को बहुत पसंद है। मुझे पता था इसलिए मैं ले आई। अच्छा, ऐसी बात है? सिर्फ तू श्रवण के लिए लेकर आई है, मेरे लिए नहीं? नहीं नहीं माँ जी, आप भी खाइए ना। वो तो मैं बस। अभी मेघा इतना बोल ही रही होती है कि तभी श्रवण चलते हुए उनके पास आता है। मेघा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे बेटा, तू आते ही उससे सवाल करने लगा। दरअसल वो तेरे लिए गाजर का हलवा लेकर आई है। ठीक है माँ जी, आप दोनों बातें कीजिए, मैं अब चलती हूँ। आप भी मुझे बताइएगा हलवा कैसा बना था।
मेघा शर्माते हुए वहां से चली जाती है और श्रवण अपनी माँ से कहता है, माँ, मेघा मेरी सच्चाई, मेरी असलियत नहीं जानती है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण से उसकी जिंदगी खराब हो। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वो मेरे लिए अपने मन में कुछ अलग ही सोच रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो मुझसे दूर रहे। लेकिन वो ये बात नहीं जानती है कि मैं एक किन्नर हूं। मैं साधारण इंसान की तरह उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता हूं। मैं उसके काबिल नहीं हूं माँ। श्रवण को लगा था कि मेघा वहां से जा चुकी है, लेकिन मेघा तो दरवाजे के बाहर ही सारी बातें सुन लेती है और ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से लबालब भर जाती है और वो पूरी रात श्रवण के बारे में ही सोचती रहती है। और अगली सुबह मेघा उठती है और वो सीधे श्रवण के घर पहुंच जाती है और निर्मला के पैर छूकर बोलती है, माँ जी, क्या आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? बेटा, तू अभी श्रवण के बारे में कुछ नहीं जानती। दरअसल श्रवण, माँ जी, कल आप और श्रवण की मैंने पूरी बातें सुन ली थी। श्रवण की सच्चाई जानने के बाद मेरे दिल में श्रवण के लिए और भी प्यार और प्रेम बढ़ गया है। श्रवण मेरे लिए पूरी तरह से पति बनने के लिए ठीक है। श्रवण जी दिल के स्वभाव के बहुत ही सरल और निर्मल है। जो लड़का मेरे पिताजी ने मेरे लिए देखा था वो तो दहेज के लालची निकले। अरे घटिया लड़के से शादी करके ज़िंदगी बर्बाद करने से तो अच्छा है कि मैं श्रवण जैसे नेक दिल इंसान से शादी करूं। मैं श्रवण को पसंद करती हूं और उन्हीं से शादी करूंगी। अगर आप अनुमति देती हैं तो। जुग जुग जियो मेरी बच्ची। तूने तो मेरे बच्चे की जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए। मैंने तो कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे की शादी होगी। अब श्रवण को भी कोई आपत्ति नहीं थी और इस तरह से मेघा और श्रवण की शादी हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन निर्मला का पति आलोक सुंदरवन गांव में आता है और वो उन दोनों को एक मेडिकल स्टोर पर देख लेता है और अपने आप से कहता है, ये भला कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो किन्नर था, एक किन्नर भला पति कैसे बन सकता है? जरूर ये बात निर्मला ने छुपा कर रखी है। अब मैं क्या करूं? अरे वाह, हाँ ये ठीक रहेगा। ऐसा कहकर आलोक श्रवण का सगा बाप होने के बावजूद भी इतनी घटिया हरकत करता है कि वो शहर जाकर किन्नरों को श्रवण की सच्चाई बता देता है और उसके बदले में उन्हें 1 लाख रुपए भी देता है। सभी किन्नर श्रवण को लेने गांव पहुंच जाते हैं। मेघा उस समय अपने मायके गई थी। पूरे गांव वाले अब श्रवण की सच्चाई को जान जाते हैं। हाय हाय, मैं भी देखती हूँ तू कैसे हमारे साथ नहीं जाएगा। तू किन्नर है और हम तुझे अपने समूह में जरूर लेकर जाएंगे। तेरे बाप को हमने पूरे 1 लाख रुपए दिए हैं, उसी ने हमें तेरी सच्चाई बताई है। बेटा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक बाप ही अपने बेटे का सौदा करके आ गया। माँ, ये कैसा बाप है जो अपने बेटे के ही खिलाफ हो गया है? बेटा, मुझे बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि तेरा पिता काला साया बनकर हमारी जिंदगी में इस कदर आएगा। बचपन में तो मैंने तुझे उनसे बचा लिया था। अब मैं क्या करूं? ऊपर वाले मेरे बच्चे को बचाओ। तभी मेघा वहां पर आ जाती है और वो किन्नरों का रास्ता रोक लेती है। अरे इस औरत का दिमाग खराब हो गया है। एक किन्नर को अपना पति कह रही है। जब तक ये हमारे साथ नहीं जाएगा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अरे हमने इसके लिए पैसे दिए हैं, इसे यहाँ से लेकर जाने के लिए। खबरदार, ये मेरे पति हैं और ये अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं और तुम इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। कानून के हिसाब से हर किसी को अपने हिसाब से जिंदगी जीने का हक होता है और सबसे बड़ी बात, ये मेरे पति हैं। गांव वाले मेघा की साहस की प्रशंसा करते हैं और सब उसका साथ देते हैं। गांव वाले जानते थे कि श्रवण एक भला इंसान है। सारे गांव वाले मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं और किन्नरों को पकड़ा देते हैं। ये लो, हम सभी गांव वालों ने 1 लाख रुपया जोड़कर तुम्हें दे दिया है। अब तुम आज के बाद से श्रवण को बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे। हाँ हाँ, भला हम क्यों तंग करने लगे? अब जब हमें हमारे पैसे मिल गए हैं तो हमारा यहाँ रुकने का कोई फायदा ही नहीं है। और जाते जाते मैं इतना तो जरूर कहूंगी कि मेघा जैसी पत्नी जिसके साथ हो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। तुम्हारी जोड़ी ऐसे ही सदा सलामत रहे, ये मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चलो री चलो, ट्रेन निकल जाएगी, समय पर शहर पहुंचना है। श्रवण पूरे गांव वालों का शुक्रिया अदा करता है और मेघा और श्रवण दोनों मिलकर निर्मला के पैर छूते हैं। निर्मला अपने बेटे और बहू को गले से लगा लेती है और इस तरह से अब सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं।